हेलो बच्चों, देखिए आप सभी का अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल टॉपर्स क्लासेस एस में फिर से एक बार पुनः स्वागत है। अभी हम लोग क्लास 11th इकोनॉमिक्स में मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव यानी एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर को पढ़ेंगे, जो आपके झारखंड बोर्ड यानी जैक बोर्ड एग्जाम 2025 में डायरेक्ट पूछा जाएगा, यानी 2025 एग्जाम के लिए वरदान साबित होगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अभी हम लोग क्लास 11 इकोनॉमिक्स में रोजगार एवं मुद्रास्फीति यानी रोजगार एवं महंगाई से संबंधित ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर को पढ़ेंगे। देखिए सवाल नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर पहला 1 नंबर है, पूर्ण रोजगार से बढ़ती है, यानी अर्थव्यवस्था में जब सबके पास पूरा रोजगार होगा तो पूर्ण रोजगार से क्या बढ़ेगा? देश का राष्ट्रीय आय बढ़ेगा, देश का नेशनल इनकम कुल आय यानी राष्ट्रीय आय बढ़ती है। सही उत्तर 1 का ए होगा। ए, पूर्ण रोजगार से सबके पास रोजगार होने से देश का राष्ट्रीय आय कुल आय बढ़ेगा। ए होगा सही उत्तर ए। आगे देखिए सवाल नंबर 2 पढ़िए। सवाल नंबर 2 देखिए, जब इंजीनियरिंग डिग्री प्राप्त व्यक्ति लिपिक यानी टाइपिस्ट का कार्य करता है तो इसे क्या कहते हैं? मतलब कोई व्यक्ति यदि इंजीनियर का डिग्री प्राप्त लिया है और वह बाद में लिपिक यानी छोटा सा टाइपिस्ट का कार्य कर रहा है तो इसे कहेंगे अल्प रोजगार। ऑप्शन सी होगा, 2 का सही उत्तर सी, अल्प रोजगार। यानी जब कोई व्यक्ति खूब पढ़ लिख लेता है, व्यक्ति इंजीनियर का डिग्री ले लिया है या बीएससी एमएससी पीएचडी कर लिया है और बाद में वह लिपिक यानी टाइपिस्ट का कार्य करता है या चपरासी का काम करता है, छोटा मोटा ग्रुप डी का काम करता है, तो इसे पूर्ण रोजगार नहीं कहेंगे, इसे कहेंगे अल्प रोजगार। सही उत्तर सी होगा, क्योंकि व्यक्ति जितना पढ़ा है उसका जितना क्षमता है उतना के बराबर उनको काम नहीं मिला, नौकरी नहीं मिला। उसका जितना डिग्री है उतना के बराबर उसको नौकरी जॉब नहीं मिला, काम नहीं मिला, तो इसे पूर्ण रोजगार नहीं कहेंगे, अल्प रोजगार कहेंगे। मतलब छोटा मोटा थोड़ा काम मिला। सही उत्तर सी होगा, अल्प रोजगार। इसे पूर्ण रोजगार नहीं कहेंगे। जब डिग्री के बराबर या क्षमता के अनुसार काम मिलेगा, नौकरी मिलेगा, तो इसे पूर्ण रोजगार कहेंगे। ठीक है, अभी कहेंगे यहाँ पर अल्प रोजगार। सही उत्तर सी होगा। आगे पढ़िए सवाल नंबर 3, रोजगार की प्रकृति के अनुसार श्रमिकों यानी लेबरों का अधिक भाग किस रूप का है, यानी किस प्रकार का है? तो आंसर होगा स्वरोजगार युक्त। यानी अधिकतर लेबर जो है, श्रमिक जो है, अपना खुद का काम करता है, खुद का रोजगार करता है। ठीक है, खुद का दुकान है, खुद कोई मिस्त्री है, कोई ड्राइवर है, इस तरह का मतलब खुद का रोजगार है, दुकान, ड्राइवर, मिस्त्री, इस तरह का स्वरोजगार युक्त है। अधिक लेबर खुद का काम करता है खुद से, उसको बोलेंगे स्वरोजगार युक्त। आगे पढ़िए सवाल नंबर 4, भारत के संगठित क्षेत्र के रोजगार में सार्वजनिक क्षेत्र का योगदान कितना है? 70%। याद रखिएगा, भारत के संगठित क्षेत्र के रोजगार में सार्वजनिक क्षेत्र का योगदान कितना है? 70% है। याद रखिएगा, यानी सार्वजनिक क्षेत्र में लोग काम करता है 70%, संगठित क्षेत्र में रोजगार मिलता है 70% लोगों को। आगे पढ़िए सवाल नंबर 5, भारत के ग्रामीण कृषि क्षेत्र में कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है? देखिए, भारत के ग्रामीण कृषि क्षेत्र में छुपी हुई एवं मौसमी बेरोजगारी पाई जाती है। यानी कुछ लोग बेरोजगार रहते हैं परंतु लोगों को मालूम नहीं चलता है, वह रियल में बेरोजगार हैं लेकिन लोगों को दिखता नहीं है, मालूम नहीं चलता है, उसे कहते हैं छुपी हुई बेरोजगारी। और कृषि क्षेत्र में हर मौसम खेती नहीं होता है, हर मौसम पैसा नहीं आता है। ठीक है, जैसे आप क्या बोलते हैं, फसल बो दिए तो फसल पकने के बाद, होने के बाद ना बेचिएगा तो पैसा आएगा, उसको पकने में होने में 2-3 महीना लग जाएगा, तो आप उस समय में बेरोजगार रहिएगा, उसको बोलेंगे मौसमी बेरोजगारी। यानी हर मौसम में कृषि क्षेत्र में आय प्राप्त नहीं होता है, रोजगार नहीं मिलता है, कुछ मौसम किसान बेरोजगार रह जाता है। ठीक है, तो भारत के ग्रामीण कृषि क्षेत्र में पाया जाता है छुपी हुई एवं मौसमी बेरोजगारी। आगे पढ़िए सवाल नंबर 6 पढ़िए। 6, श्रम बल एवं कार्य बल का अंतर होता है। पहले समझिए श्रम बल क्या है और कार्य बल क्या है। देखिए, श्रम बल यानी जितना भी लोग श्रमिक है जो काम कर सकता है, लेबर है, उसे श्रम बल कहेंगे। और कार्य बल मतलब होता है कि उस श्रमिक में, उस लेबर में जितना लोग काम में वर्तमान में है, जितना लोग वर्तमान में कार्य कर रहा है, उसे कार्य बल कहेंगे। क्या समझे? श्रम बल मतलब जितना श्रमिक है जो कार्य कर सकता है, जो लेबर है, और कार्य बल
मतलब जो कार्य कर रहा है, जिसको वर्तमान में कार्य मिल गया है, जो काम में है, ठीक है। तो श्रम बल एवं कार्य बल का अंतर क्या होता है? बेरोजगार श्रम, क्योंकि श्रम बल मतलब कुल श्रमिक और कार्य बल जितना लोग कार्य कर रहा है, वो दोनों का अंतर क्या होगा? जो बच गया, यानी बेरोजगार लोग, बेरोजगार श्रमिक होगा, बेरोजगार लेबर होगा। आगे पढ़िए सवाल नंबर 7, वास्तविक श्रम शक्ति की माप क्या है? यानी वास्तव में जो श्रम कार्य कर रहा है उसको कार्य बल कहेंगे। जो कार्य कर रहा है, जो कार्य में लगा हुआ है, जो काम में है, ठीक है। तो वास्तविक श्रम शक्ति की माप होगा कार्य बल। जो वास्तव में कार्य कर रहा है, काम में है, काम में लगा हुआ है, उसे कार्य बल कहेंगे। आगे पढ़िए सवाल नंबर 8, शहरी क्षेत्र में मुख्यतः किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? शहरी क्षेत्र में पाया जाता है खुली बेरोजगारी, शिक्षित बेरोजगारी, औद्योगिक बेरोजगारी, ठीक है, संरचनात्मक बेरोजगारी। याद रखिएगा, भारत का शहरी क्षेत्रों में पाया जाता है खुली बेरोजगारी, शिक्षित बेरोजगारी, संरचनात्मक बेरोजगारी, औद्योगिक बेरोजगारी। याद रखिएगा, ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देगा। आगे पढ़िए सवाल नंबर 9, पूंजी की कमी, तकनीकी पिछड़ापन और बेरोजगारी सामान्यतः किस प्रकार के देश में पाए जाते हैं? आंसर होगा अल्प विकसित देश में, यानी विकासशील देशों में। यानी भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ये सब देशों में क्या है? पूंजी की कमी है, पूंजी का अभाव है, तकनीकी पिछड़ापन है, तकनीक का उतना डेवलप नहीं है, विकास नहीं है, और बेरोजगारी है, गरीबी है, निर्धनता है। तो ये पाया जाता है अल्प विकसित यानी विकासशील देशों में, ठीक है, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान जैसे देशों में। आगे पढ़िए सवाल नंबर 10, लोग डैश के लिए आर्थिक कार्य करते हैं, यानी लोग किस लिए आर्थिक कार्य करते हैं, आर्थिक क्रिया करते हैं? तो आंसर होगा अपनी आजीविका के लिए, अपनी आय रोजगार के लिए। याद रखिएगा, लोग किस लिए आर्थिक कार्य, आर्थिक क्रिया करते हैं? यानी अपनी आजीविका, जीवन यापन करने के लिए, आय रोजगार के लिए आर्थिक कार्य, आर्थिक क्रिया करते हैं, ठीक है। आगे पढ़िए सवाल नंबर 11, एक ऐसी स्थिति जिसमें श्रमिक वर्तमान मजदूरी दर पर कार्य करने को तैयार है परंतु उन्हें काम नहीं मिलता है, क्या कहलाता है? इसको बोलेंगे बेरोजगारी, इसको बोलेंगे अनैच्छिक बेरोजगारी, मतलब ना चाहते हुए बेरोजगार। क्या बोला? एक ऐसी स्थिति जिसमें श्रमिक वर्तमान मजदूरी दर पर कार्य करने को तैयार है परंतु उन्हें काम नहीं मिलता है, क्या कहलाता है? इसका मतलब लेबर को काम करने का मन है, उसके पास काम करने का शारीरिक क्षमता है, वह कार्य करने के लिए तैयार है, उसको मार्केट का मजदूरी दर पसंद है, लेकिन उन्हें काम नहीं मिलता है, काम नहीं मिल पा रहा है, तो उसको बोलेंगे बेरोजगारी, यानी अनैच्छिक बेरोजगारी, मतलब ना चाहते हुए बेरोजगार, मजबूरी में बेरोजगार है। वो काम करना चाहता है, काम करने का मन है, उसके पास कार्य करने का शारीरिक क्षमता है, कैपेसिटी है, उसको मजदूरी दर पसंद है, लेकिन जब काम नहीं मिलता है तो वो ना चाहते हुए बेरोजगार रहता है, उसे अनैच्छिक बेरोजगारी कहते हैं, ठीक है। इसका उल्टा होता है ऐच्छिक बेरोजगारी, यानी जब अर्थव्यवस्था में रोजगार रहेगा, काम रहेगा, लेकिन लोग उसे पसंद नहीं करेगा, काम पसंद नहीं करेगा, काम का रेट पसंद नहीं करेगा और अपनी इच्छा से काम नहीं करना चाहेगा, उसे बोलेंगे ऐच्छिक बेरोजगारी। लेकिन यहाँ उल्टा है, काम करने का मन है, काम ही नहीं मिल रहा है, तो बोलेंगे अनैच्छिक बेरोजगारी। आगे पढ़िए सवाल नंबर 12, ईंट भट्टों या भवन निर्माण में कार्यरत मजदूर को क्या कहा जाएगा? कहा जाएगा दिहाड़ी मजदूर, दैनिक मजदूर, जो यहाँ वहाँ घूम घूम कर काम करता है, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी ईंट भाटा में, कभी धान कटनी में, कभी भवन निर्माण में, इस तरह का, उसको बोलेंगे दिहाड़ी मजदूर। जो यहाँ वहाँ भटकता है, काम खोजता है, उसको बोलेंगे दैनिक मजदूर, जो रोज कमाता है, रोज खाता है, ठीक है। ईंट भाटा में, भवन निर्माण में, चाहे धान कटनी में, धान रोपनी में जो लेबर काम करता है उसको दिहाड़ी मजदूर, दैनिक मजदूर कहते हैं, डेली बेसिस में काम करता है। आगे पढ़िए सवाल नंबर 13, बेरोजगारी और डैश में प्रत्यक्ष संबंध है। देखिए बेरोजगारी होगा ना, यदि लोग बेरोजगार होगा तो गरीबी होगा, निर्धनता होगा, तो बेरोजगारी और गरीबी यानी निर्धनता में डायरेक्ट संबंध है, यानी प्रत्यक्ष संबंध है। मतलब लोग बेरोजगार होगा, अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी रहेगा तो लोग गरीब होगा, अर्थव्यवस्था में गरीबी रहेगा, निर्धनता रहेगा, ठीक है, दोनों में डायरेक्ट प्रत्यक्ष संबंध है। आगे पढ़िए सवाल नंबर 14, भारत में रोजगार के औपचारिक क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान दाता, सबसे बड़ा रोजगार दाता कौन है निजी क्षेत्र। याद रखिएगा, भारत में रोजगार के औपचारिक क्षेत्र में सबसे बड़ा रोजगार दाता कौन है? निजी क्षेत्र है, प्राइवेट सेक्टर है, यानी प्राइवेट सेक्टर निजी क्षेत्र है, सबसे अधिक रोजगार देता है। आगे पढ़िए सवाल नंबर 15, अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में अधिक महिलाएं कार्यरत है? प्राथमिक क्षेत्र में। याद रखिएगा,
अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में यानी खेतीबाड़ी में, कृषि क्षेत्र में, पशुपालन, मुर्गी पालन, खेतीबाड़ी, वृक्षारोपण में अधिक महिलाएं कार्यरत है। ठीक है, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, ये सब। ठीक है, जो छोटा छोटा काम प्राथमिक क्षेत्र में होता है, अधिक महिलाएं काम करती है प्राथमिक क्षेत्र में। आगे पढ़िए, सवाल नंबर 16 देखिए, इनमें से संगठित क्षेत्र में लगे श्रमिक कौन है? क्या बोला? इनमें से संगठित क्षेत्र में लगे श्रमिक कौन है? संगठित मतलब सरकार के क्षेत्र में, सार्वजनिक क्षेत्र में, जिसका एक संगठन है। ठीक है, जो सार्वजनिक है। पढ़िए, एक रिक्शा चालक, ये तो अपना काम हो गया, ये तो प्राइवेट हुआ। एक सब्जी विक्रेता अपना हुआ। एक कपड़े की दुकान जहां 2 श्रमिक कार्यरत है, ये भी अपना हुआ। सही उत्तर बी होगा, बी। एक सरकारी अस्पताल की नर्स, ये संगठित क्षेत्र में है, सार्वजनिक क्षेत्र में है, सरकारी क्षेत्र में है। ठीक है, एक सरकारी अस्पताल की नर्स, ये संगठित क्षेत्र में लगा श्रमिक है। सही उत्तर बी होगा, बी। बाकी सब स्वनियोजित है, बाकी सब अपना काम करता है। रिक्शा चालक, सब्जी विक्रेता, कपड़ा दुकान, सब अपना काम कर रहा है। ठीक है, उसको निजी बोलेंगे। आगे पढ़िए, सवाल नंबर 17, देश की जनसंख्या का वह भाग जो वास्तव में कार्य कर रहा है अथवा कार्य करने के लिए इच्छुक है, उसे क्या कहते हैं? श्रम बल। देखिए, वास्तव में जो कार्य करेगा उसको कार्य बल कहेंगे। लेकिन कुछ लोग कार्य कर रहा है और कुछ लोग कार्य नहीं कर रहा है, मतलब काम नहीं मिल पा रहा है, लेकिन वो कार्य करने के लिए इच्छुक है, तो सबको मिला के बोलेंगे श्रम बल। श्रम बल मतलब जितना श्रमिक है, चाहे वो कार्य कर रहा है चाहे वो कार्य नहीं कर रहा है, चाहे उसको काम मिला है चाहे नहीं मिला है, लेकिन सब श्रम बल कहलाएगा, सब श्रमिक कहलाएगा। लेकिन जिसको वास्तव में काम मिल गया है वह कार्यबल कहलाएगा, और जिसको नहीं मिला है लेकिन वो श्रम बल तो होगा ना, कार्यबल नहीं होगा। जिसको नहीं मिला है लेकिन श्रम बल तो होगा। तो कार्य कर रहा है चाहे कार्य करने के लिए इच्छुक है, सब श्रम बल होगा। जो हकीकत में काम करेगा वो कार्यबल होगा। ठीक है, आगे पढ़िए, सवाल नंबर देखिए 18, भारत में अधिकांश रोजगार का स्रोत अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र है? प्राथमिक क्षेत्र यानी कृषि क्षेत्र। याद रखिएगा, भारत में अधिकांश रोजगार का स्रोत अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र होता है, यानी कृषि क्षेत्र से अधिक लोगों को आजीविका रोजगार प्राप्त होती है। ठीक है, प्राथमिक कृषि क्षेत्र से, खेतीबाड़ी से। आगे पढ़िए, सवाल नंबर देखिए 19 पढ़िए, बेरोजगारी की संख्या बराबर क्या होता है? क्या बोला? बेरोजगारी की संख्या बराबर क्या होता है? श्रम शक्ति माइनस रोजगारों की संख्या, यानी जितना लेबर है, श्रमिक है, उसमें से जितना लोग को रोजगार मिला है माइनस कर देंगे तो हो जाएगा बेरोजगारों की संख्या। ठीक है, श्रम शक्ति मतलब जितना भी श्रमिक है, लेबर है। रोजगार की संख्या मतलब जो लोग काम कर रहा है, काम में है, रोजगार में है, माइनस कर देंगे, जो बचेगा वो तो हो जाएगा बेरोजगारी की संख्या। बेरोजगार व्यक्ति, बेरोजगार श्रम। आगे पढ़िए, सवाल नंबर 20 छोटे किसान, कृषि श्रमिक, छोटे व्यवसायी और उनके कर्मचारी तथा स्वनियोजित व्यक्तियों को किस क्षेत्र में रखा जाता है? इसको बोलेंगे असंगठित क्षेत्र में। देखिए, जो सरकार क्षेत्र में रहेगा, सार्वजनिक क्षेत्र में रहेगा, ठीक है, उसको बोलेंगे संगठित क्षेत्र। इसके विपरीत जो छोटे किसान होते हैं, कृषि लेबर होते हैं, कृषि श्रमिक होते हैं, छोटे व्यवसायी, छोटे व्यापारी, दुकानदार होते हैं, उनके कर्मचारी तथा स्वनियोजित, जैसे कपड़ा दुकान हो गया, सब्जी विक्रेता हो गया, ठीक है, लेबर हो गया, व्यक्तियों को कहा जाता है असंगठित क्षेत्र में रखा जाता है। इसको असंगठित क्षेत्र का श्रमिक कहेंगे सभी को। संगठित वही होगा जैसे पुलिस हो गया, नर्स हो गया, ठीक है, ये सब संगठित क्षेत्र में आएगा। डॉक्टर हो गया, शिक्षक हो गया, ये सब संगठित क्षेत्र में आएगा। सरकार का संगठित सार्वजनिक क्षेत्र में आएगा, बाकी सब निजी है और संगठित क्षेत्र में है। आगे पढ़िए, सवाल नंबर 21 जब किसान श्रमिकों को साल के कुछ विशेष महीनों में बेरोजगारी का सामना करना पड़ता है तो उसे क्या कहते हैं? मौसमी बेरोजगारी। उसे कहते हैं मौसमी बेरोजगारी, यानी 12 महीना में 12 महीना किसान को रोजगार नहीं मिलता है, आय प्राप्त नहीं होता है। कुछ महीना किसान को बेरोजगार रहना पड़ता है, बिना काम का, बिना पैसा का रोजगार करना पड़ता है, उसे मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। ये कृषि क्षेत्र में पाया जाता है, याद रखिएगा, कृषि क्षेत्र में मौसमी बेरोजगारी पाया जाता है। आगे चलिए, सवाल नंबर 22 पढ़िए। 22 कितने कर्मचारी को रोजगार देने वाली संस्था को संगठित क्षेत्र के माने जाते हैं? 10 या 10 व्यक्तियों से अधिक। याद रखिएगा, यदि कोई संस्था, कंपनी 10 या 10 व्यक्तियों से अधिक कर्मचारी को, लोगों को रोजगार देता है तो उसे संगठित क्षेत्र का माना जाएगा। आगे पढ़िए 23 पढ़िए। 23 मुद्रास्फीति यानी महंगाई का क्या अर्थ है? क्या बोला?
मुद्रास्फीति यानी महंगाई का अर्थ क्या है? महंगाई कहते किसको है? आंसर, जब वस्तुओं की कीमत में वृद्धि होती है तो मुद्रा का मूल्य यानी वैल्यू घट जाता है, जिसे मुद्रास्फीति यानी महंगाई कहा जाता है। याद रखिएगा, अभी लगातार वस्तु का दाम बढ़ रहा है, इसको महंगाई बोलेंगे। तो वस्तु का दाम बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है? मुद्रा का वैल्यू घट रहा है। इसका मतलब पहले जितना पैसा में जितना वस्तु मिलता था, अब उतने पैसा में वस्तु कम मिल रहा है, यानी उस पैसा का काम करने का क्षमता घट गया। याद कीजिए ना, पहले 50 रुपये में 2 किलो मूढ़ी मिलता था, आज 50 रुपये में 1 किलो मूढ़ी मिल रहा है। इसका मतलब 50 रुपये का काम करने का क्षमता आधा हो गया, घट गया। मतलब वस्तु का दाम बढ़ गया और पैसा का वैल्यू घट गया, इसी को महंगाई बोलते हैं। मुद्रा का वैल्यू घटना मतलब 50 रुपया ही है, लेकिन 50 रुपये का काम करने का क्षमता पहले की तुलना में घट गया। 50 रुपया पहले जितना काम कर सकता था, अब उतना काम 100 रुपया कर रहा है। 50 रुपया आधा काम कर रहा है। 50 रुपये का काम करने का क्षमता पहले की तुलना में आधा हो गया, घट गया। तो महंगाई किसको बोलेंगे? मुद्रास्फीति किसको बोलेंगे? मुद्रास्फीति महंगाई का अर्थ क्या है? जब वस्तुओं की कीमत में वृद्धि होती है तो मुद्रा का मूल्य यानी वैल्यू घट जाता है, जिसे मुद्रास्फीति महंगाई कहा जाता है। आगे पढ़िए 24 मुद्रास्फीति की स्थिति में वस्तु का मूल्य क्या होता है? बढ़ जाता है। मुद्रास्फीति यानी महंगाई की स्थिति में वस्तु का मूल्य बढ़ जाता है। आगे पढ़िए 25 मुद्रास्फीति की स्थिति में मुद्रा का मूल्य क्या होता है? घट जाता है। यानी मुद्रास्फीति महंगाई की स्थिति में मुद्रा का वैल्यू घटता है। इसका मतलब पहले जितना पैसा में जितना वस्तु मिलता था, अब उतना पैसा में वस्तु कम मिलेगा, यानी मुद्रा का खरीदने का क्षमता घट गया। मुद्रा के द्वारा उतने पैसा में वस्तु पाने का मात्रा कम हो गया, वस्तु खरीदने का क्षमता घट गया। अब उतने पैसा में वस्तु कम मिल रहा है, यानी मुद्रा का वैल्यू घट गया, काम करने का क्षमता घट गया। ठीक है, मुद्रा का मूल्य घट जाता है महंगाई में। आगे पढ़िए 26 मुद्रास्फीति के दौरान धन की क्रय शक्ति घटती है, यानी धन के द्वारा खरीदने का क्षमता घट जाता है, क्योंकि मुद्रास्फीति में वस्तु का दाम बढ़ जाता है तो धन का क्रय शक्ति खरीदने का क्षमता घट जाता है, यानी अब उतने धन में उतने पैसा में कम वस्तु खरीद पाएंगे, क्रय शक्ति खरीदने का क्षमता घट जाता है। आगे पढ़िए 27 मुद्रास्फीति से लाभान्वित होता है। क्या बोला? मुद्रास्फीति यानी महंगाई से लाभान्वित होता है। बोलिए, मुद्रास्फीति यानी महंगाई से किसको लाभ पहुंचता है? कौन लाभान्वित होता है? उपभोक्ता? नहीं, उपभोक्ता तो अधिक मरता है। निवेशकर्ता? नहीं। श्रमिक लेबर? नहीं, उत्पादक होगा। यानी मुद्रास्फीति यानी महंगाई से अधिक लाभ पहुंचता है, अधिक लाभान्वित होता है उत्पादक, यानी कंपनी जो है, जो उत्पादक है उसको अधिक लाभ पहुंचता है, क्योंकि वह वस्तु अधिक दाम में बेचता है, उसको अधिक लाभ होता है। वो वस्तु अधिक उत्पादन करता है, अधिक बेचता है, अधिक लाभ कमाता है, उसी को अधिक फायदा होगा, उत्पादक को, यानी उद्योग को, फैक्ट्री को। ठीक है, जो फर्म है, उत्पादक जो वस्तु बनाता है, उत्पादक। आगे पढ़िए 28 पढ़िए मुद्रास्फीति महंगाई के कारण कौन सबसे अधिक प्रभावित होता है? मजदूर वर्ग होगा, लेबर होगा, उपभोक्ता होगा। ठीक है, उच्च वर्ग तो होगा नहीं, अमीर आदमी तो होगा नहीं, उद्योगपति नहीं होगा, व्यापारी नहीं होगा। सबसे अधिक प्रभावित होता है मजदूर वर्ग, यानी लेबर, यानी श्रमिक। ठीक है, यानी उपभोक्ता होगा। याद रखिएगा, मुद्रास्फीति यानी महंगाई से सबसे अधिक प्रभावित होता है मजदूर वर्ग, लेबर वर्ग, श्रमिक, उपभोक्ता, जैसे हम लोग हो गए। 28 का ए होगा, ए। आगे देखिए 29 मुद्रास्फीति समाज में धन के वितरण को बनाती है। क्या बनाती है? असमान, क्योंकि मुद्रास्फीति यानी महंगाई से क्या होता है? कुछ लोग अमीर हो जाता है, कुछ लोग गरीब हो जाता है, धन का वितरण असमान हो जाता है, किसी के पास पैसा अधिक हो गया, किसी के पास पैसा कम हो गया। क्यों? मुद्रास्फीति में वस्तु का दाम बढ़ जाता है, तो जो उत्पादक है, जो वस्तु बनाता है, वो वस्तु बेच के अधिक पैसा कमाता है, अधिक लाभ कमाता है, और जो वस्तु खरीदता है, उपभोक्ता, श्रमिक, मजदूर, उसका अधिक पैसा खर्चा हो जाता है, तो गरीब हो जाता है, और बेचने वाला अमीर हो जाता है, उसको अधिक लाभ पहुंच जाता है। तो सबके पास धन का वितरण समान नहीं होता है, किसी के पास पैसा ज़्यादा, किसी के पास पैसा कम, कोई अधिक गरीब, कोई अधिक अमीर। इस तरह समाज में धन का वितरण असमान हो जाता है, एक बराबर एक समान नहीं होता, असमान होता है। सही उत्तर बी होगा, बी। आगे अंतिम क्वेश्चन 30 पढ़िए, अंतिम क्वेश्चन 30 पढ़िए। मुद्रास्फीति की प्रथम अवस्था है। मुद्रास्फीति मतलब महंगाई की प्रथम अवस्था क्या है? देखिए, महंगाई जब आता है ना, मुद्रास्फीति यानी महंगाई, जब वस्तु का दाम बढ़ता है तो एक बेग यानी एक ही स्टेप में पूरा नहीं बढ़ जाता है, धीरे धीरे बढ़ता है। पहले होता है रेंगती स्फीति, मतलब धीरे धीरे बढ़ना। फिर होता है चलती स्फीति, मतलब पहले धीरे धीरे रेंगेगा, घिसर घिसर के चलेगा, रेंगेगा, मैंने धीरे धीरे दाम बढ़ेगा। फिर होगा चलती स्फीति, मैंने थोड़ा सा मैंने स्पीड होगा, जल्दी जल्दी बढ़ने लगेगा।
फिर होगा दौड़ती स्फीति, मैंने और स्पीड हो जाएगा। फिर होगा सरपट दौड़ती स्फीति, मैंने बहुत ज़्यादा स्पीड हो जाएगा। यानी मुद्रास्फीति, महंगाई में जब वस्तु का दाम बढ़ता है तो पहले धीरे धीरे बढ़ता है, रेंगती स्फीति, फिर थोड़ा तेज होता है चलती स्फीति, फिर और तेज हो जाता है दौड़ती स्फीति, फिर बहुत ज़्यादा महंगाई हो जाता है, बहुत ज़्यादा दाम बढ़ जाता है, उसको बोलेंगे सरपट दौड़ती स्फीति। तो प्रथम अवस्था है रेंगती स्फीति, मतलब धीरे धीरे बढ़ता है दाम, ठीक है। प्रथम अवस्था होगा रेंगती स्फीति, मतलब दाम पहले धीरे धीरे बढ़ता है फिर स्पीड होता है, ठीक है। 30 का सही उत्तर ए होगा, ए। तो चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। सबके वीडियो अंतिम तक देखिए, वीडियो को शेयर कीजिए, धन्यवाद।